हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो री एग्ज़ाम होना है 19 जुलाई से जो 22 जुलाई के बीच में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, उसको मद्देनज़र रखते हुए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जितने भी प्रीवियस ईयर के प्रश्न पूछे गए हैं विगत वर्षों में बीपीएससी ने, चाहे टीआरई 1 में पूछा हो, टीआरई 2 में, टीआरई 3 में या फिर टीजीटी पीजीटी में पूछा गया प्रश्न जो भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से है, उन सबको मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। ठीक है फ्रेंड्स, ना पूरे डिटेल वाइज कवर करने वाला हूं, तो ये भी आपको याद रखिएगा। हो सकता है कि आपके एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न इस टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में पूछे गए प्रश्नों से न आए, लेकिन जो मैं डिटेल कराऊंगा वहां से आपके एग्जाम में प्रश्न जरूर बनने वाला है। तो यह अकेला वीडियो आपको 4 से 5 नंबर दे के जाने वाला है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा ये आपके लिए काफ़ी अति महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए देरी न करते हुए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। लेकिन फ्रेंड्स अंत में अगर वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सकेगा। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा, अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो याद रखिएगा, अंग्रेजी शासनकाल के दौरान भारत का जो बिहार था ना फ्रेंड्स, भारत का जो बिहार था यही जो है अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। लगे हाथ रिलेटेड एक और प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होती थी। तो याद रखिएगा, सोरा और अफीम अच्छी क्वालिटी का प्राप्त होता था कहाँ से? तो वो प्राप्त होता था बिहार से ही। तो लगे हाथ दो प्रश्नों को आपने अच्छी तरह से देखा कि पहली बात कि यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम कहाँ से प्राप्त होता था? वो भी बिहार से प्राप्त होता था। और पहला प्रश्न था कि अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो वो था बिहार। तो ये दोनों प्रश्न आपको याद रखने हैं। तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है कि 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो आपको कमेंट करके फटाक से बता देना है। यदि आपको आ रहा हो तो वीडियो को पॉज करिए और कमेंट करके आंसर देते जाइए। 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के जो सचिव बनाए गए थे वो बनाए गए थे फ्रेंड्स जयप्रकाश नारायण। कौन बनाया गया था? जयप्रकाश नारायण। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, डिटेल की बात करें तो याद रखिएगा, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1931 में गंगाशरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामचंद्र मिश्रा के द्वारा की गई थी। ठीक है ना। लेकिन 1934 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना पटना के अंजुमन इस्लामिया हाल में हुई, जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे आचार्य नरेंद्र देव को और सचिव बनाया गया था जयप्रकाश नारायण को। तो यहां से देखिए 3 प्रश्न आपको मिलते हैं। पहली बात कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1931 में हुई थी। लेकिन औपचारिक स्थापना कब हुई थी? तो 1934 में। और कहाँ उन्हें स्थान पे हुई थी? तो ये पटना के अंजुमन इस्लामिया हाल में हुई थी। तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़, किन लोगों ने इसकी स्थापना किया था? तो गंगाशरण सिन्हा ने, रामवृक्ष बेनीपुरी, रामानंद मिश्रा, इन तीनों लोगों ने इसकी जो है फ्रेंड्स स्थापना किया था। लेकिन अगर पूछे कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, तो आचार्य नरेंद्र देव को बनाया गया था अध्यक्ष, जबकि सचिव बनाया गया था जयप्रकाश नारायण को। तो ये आपको डिटेल बहुत ही अच्छी तरह से याद रखनी है और कापी पेन अपने पास रख लीजिए, ताकि जो भी मैं डिटेल करा रहा हूं उसको आप नोट करते जाइए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान निम्नलिखितों ने पटना एवं इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया था? तो फ्रेंड्स अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो देखिए, पहला ऑप्शन है 5 अगस्त, तो ये तो बिल्कुल गलत है। दूसरा है 15 अगस्त, ये भी नहीं होगा। जबकि तीसरा है 25 अगस्त, ये भी नहीं होगा। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन की बात करें तो विकल्प नंबर ई बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो अब प्रश्न उठता है कि सर अगस्त क्रांति में जब 1942 के दौरान निम्नलिखितों ने पटना और आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था, तो वह डेट कौन सी थी? तो वह डेट थी फ्रेंड्स 11 अगस्त। याद रखिएगा, वह डेट थी 11 अगस्त 1942। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, डिटेल की बात करते हैं। अगस्त क्रांति 1942 के दौरान 11 अगस्त 1942 को निम्नलिखितों ने पटना एवं इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था। और इस घटना में सबसे अधिक शहीद होने वाले व्यक्ति कौन थे? वो सभी छात्र थे। सबसे अधिक शहीद हुए थे छात्र। अगला प्रश्न आपके सामने फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कह रहा है कि बिहार में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन प्रीमियम के रूप में किसने किया था? तो बिहार के अंदर कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन
प्रीमियम के रूप में किया था श्री कृष्ण सिन्हा ने। किसने किया था? श्री कृष्ण सिन्हा ने। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और श्री कृष्ण सिन्हा वही है फ्रेंड्स जो बिहार के पहले मुख्यमंत्री बने थे 1946 में। कब बने थे? 1946 में। 1946 से 1961 तक के बिहार के मुख्यमंत्री बने रहे थे। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं डिटेल की बात करूं तो 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिन्हा ने बिहार में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन किया था और श्री कृष्ण सिन्हा ही बिहार के पहले मुख्यमंत्री भी बने थे। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न आपके सामने फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला है। कह रहा है कि बराबर की पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस शहर से समीप है? तो जो बराबर की पहाड़ियां हैं ना फ्रेंड्स, याद रखिएगा, अगर ऑप्शन की बात करें तो इसमें मखदूमपुर के समीप है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा कि बराबर की जो पहाड़ियां हैं वो बिहार के मखदूमपुर के समीप है, ठीक है ना। अच्छा, डिटेल की बात करें तो याद रखिएगा बराबर की पहाड़ियां बिहार राज्य के जहानाबाद जिले के मखदूमपुर शहर के निकट है। अगर आपसे जिला पूछेगा तो जहानाबाद जिला बिहार का, ठीक है ना। अगर शहर पूछेगा तो मखदूमपुर शहर, बराबर की पहाड़ियां मखदूमपुर शहर के निकट है। यहां पर स्थित जो बराबर की गुफाएं हैं ना फ्रेंड्स, इन गुफाओं का प्रयोग आजीवक संप्रदाय के लोग या आजीवक संप्रदाय के सन्यासी इसका उपयोग करते थे रहने के लिए, वहां पे अपनी साधना करने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय बिहार का कौन सा दल सक्रिय था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार का जो सियाराम दल था ना फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा सक्रिय था। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बिहार का सियाराम दल बहुत ही सक्रिय था, ठीक है ना। अच्छा, भारत छोड़ो आंदोलन की मैं बात करूँ तो फ्रेंड्स डिटेल की बात करते हैं तो याद रखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में जयप्रकाश नारायण के द्वारा आजाद दस्ता के गठन के आह्वान पर ही तिलकपुर भागलपुर के निवासी थे सियाराम सिंह, जिनके नेतृत्व में सियाराम दल का गठन हुआ और यह दल हिंसा में विश्वास करता था और सबसे ज़्यादा सक्रिय यही दल था सियाराम दल, ठीक है ना। अच्छा, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1942 में। ये भी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। अगला प्रश्न आपके सामने मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि 1942 के आंदोलन में लोगों ने सियाराम सिंह की अगुवाई में कहां पर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की घोषणा की थी? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये कहां पे किया था? तो इन्होंने किया था भागलपुर के अंदर। कहां किया था? भागलपुर में। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है। डिटेल की बात करते हैं तो 1942 के आंदोलन में लोगों ने सियाराम सिंह की अगुवाई में भागलपुर में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की घोषणा की थी। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। अभी तक फ्रेंड्स आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए खोज कर लाया हूं जो कि आपके डिटेल वाइज मैं कवर करा रहा हूं आपके लिए। तो आप लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ था? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा बिहार यूथ लीग के मैं गठन की बात करूं तो इसका गठन हुआ था फ्रेंड्स 1928 ईस्वी में। कब हुआ था? 1928 ईस्वी में। यानी विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बिहार यूथ लीग का गठन हुआ था 1928 में। डिटेल की बात करें तो बिहार यूथ लीग का गठन 1928 में हुआ था। इसकी स्थापना बिहार के युवा राष्ट्रवादियों में से जो एक समूह था उसी के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। और बिहार यूथ लीग के प्रमुख नेताओं की बात करें तो उसमें जयप्रकाश नारायण भी थे, सत्येंद्र नारायण सिन्हा भी थे, श्री कृष्ण सिंह थे। इन लोगों ने मिलकर के यानी एक युवा राष्ट्रवादी समूह ने मिलकर के बिहार यूथ लीग की स्थापना किया था 1928 में गठन किया था, ठीक है ना। अच्छा, बाद में फ्रेंड्स ना बिहार यूथ लीग 1934 में अखिल भारतीय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के साथ अपना विलय कर लिया था। तो ये भी चीजें आपको याद रखनी है। प्रश्न यहां से आपके एग्जाम में बन सकता है, ठीक है ना। तो डिटेल को आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। बिहार के कौन से प्रमुख नेता को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता था और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था? तो ये आपसे पूछ रहा है। तो आप तो सबको पता होगा, वो थे फ्रेंड्स श्री कृष्ण सिंह। कौन थे? श्री कृष्ण सिंह, जो कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। 1946 में इन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री में पहली बार बने थे और 1961 तक इन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर रहे थे और इन्हीं को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा, डिटेल की बात करें तो याद रखिएगा बिहार के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं प्रमुख नेता श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता था और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग भी लिया था। उन्होंने 1946 से 1961 तक बिहार के पहले मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य किया था बिहार के लिए। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी।
वही लगे हाथ अगला प्रश्न देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए प्रश्न है। कह रहा है कि बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और जो कूट सही है उसको आप कूट को टिक करना है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि यह बिहार के सर्वोत्तम बांका, बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित था। तो ये बिल्कुल गलत है। ये बिहार के वर्तमान बांका जिले में नहीं स्थित था, बल्कि यह कहाँ था? तो ये फ्रेंड्स था भागलपुर जिले में। अच्छा, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने की थी। तो ये भी बिल्कुल गलत है। इसकी स्थापना यानी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो नरेश धर्मपाल ने किया था। तो अगर तीसरे ऑप्शन की तरफ जाएं तो तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि यह बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। तो बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन कह रहा है कि इसकी स्थापना नरेश धर्मपाल ने की थी। तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रकार कह सकते हैं कि कूट जो होगा वो यानी विकल्प नंबर की बात करें तो सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 3 और 4 कूट क्या है? बिल्कुल सही है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आ रही होंगी। अच्छा, अगर मैं डिटेल की बात करूं तो याद रखिएगा विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्न कथन इस प्रकार दिए गए हैं। पहला कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। ये पहला पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना नरेश धर्मपाल ने करवाई थी और यहीं पर 160 बिहार के साथ साथ व्याख्यान के लिए अनेक कक्ष भी बने हुए थे। ठीक है ना। साथ ही साथ बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय यहीं पर फूला फला था। और इसके साथ ही साथ जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है ना, यहाँ पर खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते थे। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने किया था? तो याद रखिएगा वो किया था सचिंद्र नाथ सन्याल ने। किसने किया था? सचिंद्र नाथ सन्याल ने। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा कि सन 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किया गया था, जिसको किसने किया था? तो सचिंद्र नाथ सन्याल ने। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी जिसका मुख्यालय पटना में है, इसका गठन किस वर्ष हुआ था? तो पहली बात कि बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी का मुख्यालय कहाँ है? तो वो मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स? पटना के अंदर है। ठीक है ना। अच्छा, गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 1908 में। कब हुआ था? सन 1908 में। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, डिटेल की बात करते हैं। बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बिहार इकाई की एक शाखा है जिसका मुख्यालय पटना में था और इसका गठन जो हुआ था वो हुआ था 1908 में। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? तो बिहार समाजवादी पार्टी के गठन की मैं बात करूं फ्रेंड्स तो वो किया था फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने। किसने किया था? फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा कि बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? तो फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। अच्छा, डिटेल की बात करें तो बिहार समाजवादी पार्टी का गठन फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने इसके साथ कुछ अन्य लोगों ने मिलकर के 1931 ईस्वी में किया था। तो सन भी आपको याद रखना पड़ेगा, किस सन में हुआ था? तो 1931 के अंदर में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष किया गया था? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स ये किया गया था 1929 में। कब किया गया था? सन 1929 में। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब प्रश्न उठता है फ्रेंड्स कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? यानी बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? तो स्वामी सहजानंद ने किया था। याद रखिएगा स्वामी सहजानंद ने किया था। तो ये भी चीज़ें याद रखनी है। डिटेल की बात करें तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। तो ये भी चीज़ें याद रखनी है। देखिए फ्रेंड्स सारे के सारे प्रश्न है ना ये आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न प्रीवियस ईयर में। तो ये भी चीज़ें पूरी की पूरी आपके लिए क्लियर है। मैंने काफ़ी मेहनत करके आपको ये कंटेंट तैयार किया है फ्रेंड्स। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था? तो आप सबको पता है फ्रेंड्स कि मुजफ्फरपुर बम कांड में एक प्रफुल्ल चाकी थे और दूसरे थे खुदीराम बोस। इन लोगों ने किंग्सफोर्ड की बग्घी पे बम फेंक दिया था लेकिन किंग्सफोर्ड बच गया था। और ये घटना कब हुआ था? तो ये हुआ था फ्रेंड्स 1908 में। कब हुआ था? 1908 में। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं डिटेल की बात करूं तो प्रफुल्ल चाकी तथा खुदीराम बोस ने जो है फ्रेंड्स 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर के मजिस्ट्रेट थे किंग्सफोर्ड, उनकी हत्या का प्रयास किया था और उनकी बग्घी पे बम फेंक दिया था। हालांकि किंग्सफोर्ड बच गया था और उस के बदले में बल्कि कैनेडी
जो कैनेडी थे फ्रेंड्स ना, उनकी कैनेडी थी और उनके जो पुत्र थे, ठीक है ना, उनकी पुत्री थी, उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में आयोजित किया गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो पहली बात, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये हुआ था फ्रेंड्स बिहार के अंदर। कहाँ हुआ था? बिहार के अंदर। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब प्रश्न उठता है, सर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बिहार के अंदर कितने अधिवेशन हुए थे? तो कुल 3 अधिवेशन हुए थे। पहला हुआ था फ्रेंड्स 1912 में, दूसरा हुआ था 1922 में और तीसरा हुआ था 1940 में। ये तीनों अधिवेशन आपको याद रखना है। अगर मैं पहले अधिवेशन की बात करूं फ्रेंड्स, तो ये पहला अधिवेशन कहां हुआ था? ये हुआ था बांकीपुर पटना में। कहां होता? बांकीपुर पटना के अंदर पहला अधिवेशन हुआ था। और इसकी याद रखिएगा, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो इसकी अध्यक्षता किया था R.N. मुधोलकर ने। किसने किया था? R.N. मुधोलकर ने इसकी अध्यक्षता किया था। अच्छा, वहीं 1922 वाला जो अधिवेशन हुआ था, ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था फ्रेंड्स, याद रखिएगा, गया के अंदर। कहाँ हुआ था? ये हुआ था गया के अंदर हुआ था। अच्छा, ये गया के अंदर हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो इसकी अध्यक्षता किया था चित्तरंजन दास ने। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, चित्तरंजन दास ने इसकी अध्यक्षता की थी। जो 1940 वाला हुआ था फ्रेंड्स, ये कहाँ हुआ था? तो 1940 वाला हुआ था रामगढ़। याद रखिएगा, रामगढ़ के अंदर हुआ था। अच्छा, रामगढ़ की बात करें तो इसकी अध्यक्षता किसने किया था? इसकी अध्यक्षता किया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। किसने किया था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इसकी अध्यक्षता किया था। तो ये तीनों जो भी फैक्ट हैं टोटल के टोटल आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अगर प्रश्न कह रहा है, प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रश्न पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में आयोजित किए गए अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो आप तुरंत बता सकते हैं फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास, यानी विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, डिटेल की बात करते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 ईस्वी में आयोजित अधिवेशन के अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। ये भी आपको याद रखना है। वहीं लगे हाथ इससे रिलेटेड अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 का अधिवेशन बिहार के किस शहर में हुआ था? तो मैंने आपसे बताया था फ्रेंड्स, बांकीपुर पटना में। कहाँ हुआ था? स्थान पूछेगा तो बांकीपुर, शहर पूछेगा तो पटना। विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, डिटेल की बात करते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 में अधिवेशन बांकीपुर पटना में R.N. मुधोलकर की अध्यक्षता में हुआ था। और एक चीज़ और आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है कि ये कांग्रेस का जो था, ये 27वां अधिवेशन था। कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था जो कि बिहार में आयोजित किया गया था। लेकिन बिहार में आयोजित होने वाला पहला अधिवेशन था बांकीपुर पटना का अधिवेशन 1912 में, ठीक है ना। अच्छा, कांग्रेस के इसी 27वें अधिवेशन में A.O. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए फ्रेंड्स, कि प्रश्न पूछा जाता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में A.O. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया था? तो कांग्रेस के 27वें अधिवेशन में कहा गया था। तो ये चीजें आपको जरूर याद रखनी है, ठीक है ना। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जो 1922 वाला अधिवेशन हुआ था फ्रेंड्स, ये कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था? तो ये कांग्रेस का 37वां अधिवेशन था। ये भी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? देखिए, अभी मैंने बताया कि 27वां अधिवेशन पूछ ले, चाहे 1912 वाला अधिवेशन पूछ ले, चाहे बिहार में पहला अधिवेशन पूछ ले, उन आंसर आप क्या बताएंगे? R.N. मुधोलकर, यानी विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, डिटेल की बात करते हैं। तो याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें सम्मेलन की अध्यक्षता R.N. मुधोलकर ने की थी। और जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां सम्मेलन कहाँ हुआ था? बांकीपुर पटना में हुआ था। लगे यहाँ तो एक और प्रश्न देख लेते हैं रिलेटेड ही। बिहार के किस नगर में 1922 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? तो देखिए, अधिवेशन चूंकि कांग्रेस के 2 टाइप के होते थे। एक को होता था वार्षिक अधिवेशन, जो कि फ्रेंड्स 26 से 28 दिसंबर के बीच आयोजित किया जाता था। और एक अधिवेशन जो हुआ करता था, वो हुआ था विशेष अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? विशेष अधिवेशन हुआ था करता था। तो जो वार्षिक अधिवेशन है फ्रेंड्स, ये दिसंबर में होता था, जबकि विशेष अधिवेशन विकट परिस्थितियों में या किसी फैसला लेने के लिए ये विशेष अधिवेशन बुलाए जाते थे, ठीक है ना। तो चलिए, आपको मैंने बताया था, इसका आंसर हो जाएगा गया, यानी विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बिहार के गया जिले में 1922 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जो कि कांग्रेस का 37वां अधिवेशन था। ये भी आपको याद रखना है। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो C.R. दास, यानी चित्तरंजन दास ने किया था। अगला प्रश्न आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो आप सबको पता है कि पटना में R.N. मुधोलकर ही थे, यानी विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न चाहे जैसे भी घुमा घुमा के पूछा है, अलग अलग, जैसे TRE 1, TRE 2, TRE 3 में, और TGT, PGT, और कह सकते हैं कि 1 to 5, 6 to 8 में, उन सभी प्रश्नों को मैं एकत्रित करके लाया हूँ, ठीक है फ्रेंड्स ना। तो आप घबराइएगा मत, जैसे जब इस प्रश्न पूछा गया मैं सबको इसमें कवर करने वाला हूँ। डिटेल की बात करें तो 1912
पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष थे? RN मुधोलकर। अगला प्रश्न है, एक और प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? तो 1922 में हुआ था। इसमें समय लगाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन 1922 में आयोजित किया गया था और इसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया था। अगला प्रश्न है कि 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो एक ही प्रश्न बार बार है, तो ये चित्तरंजन दास ने किया था। विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सत्र कहाँ हुआ था? तो देखिए पहली बार पूछ रहा है कि कहाँ हुआ था, तो पहली बार हुआ था बांकीपुर में। कहाँ हुआ था? बांकीपुर में हुआ था। तो ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया हुआ प्रश्न है, तो ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दिया था? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, बिहार के वकील थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जिन्होंने बिहार में बिहार के गांधी के नाम से जाना जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है ना। इन्होंने ही असहयोग आंदोलन के दौरान वकालत छोड़ दिया था, यानी अपने लाभप्रद पद जिसका नाम है वकालत, इसको छोड़ दिया था, यानी असहयोग आंदोलन के दौरान छोड़ा था। तो विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो 1920 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी और इसी दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किस क्षेत्र में राहुल संकृत्यायन ने 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो ये कहाँ से सक्रिय थे राहुल संकृत्यायन? तो याद रखिए फ्रेंड्स, 1920 के असहयोग आंदोलन में जो कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया जा रहा था, ये कहाँ से शामिल थे? तो ये छपरा से। विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कहाँ से शामिल थे फ्रेंड्स? तो छपरा से शामिल थे। डिटेल की बात करते हैं तो राहुल संकृत्यायन, जिसका असली नाम केदारनाथ पांडे है, इन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के छपरा में नेतृत्व किया एवं जेल भी इनको भेज दिया गया था इसके लिए। और एक प्रश्न आपको महत्वपूर्ण याद रखना है कि राहुल संकृत्यायन को ही हिंदी यात्रा साहित्य का जनक कहा जाता है। तो ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हिंदी यात्रा साहित्य का जनक किसे कहा जाता है? तो राहुल संकृत्यायन, या ऑप्शन में केदारनाथ पांडे भी मिलेगा तब भी आप सही कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा फ्रेंड्स कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा महज कितने दिन बाकी थी? 20 दिन थी। तो आप सबको पता होगा फ्रेंड, इसका आंसर जो होगा जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण ने असहयोग आंदोलन के दौरान पटना कॉलेज छोड़ दिया था, क्योंकि असहयोग आंदोलन का मतलब ही था कि अंग्रेजों का सहयोग न करना। अ का मतलब होता है नहीं और सहयोग का मतलब होता है कि सहयोग करना। तो सहयोग नहीं करना था, उनकी सभाओं में नहीं जाना था, उनके निमंत्रण में नहीं जाना था, उनके जो संस्थान थे उनको त्याग करना था, उनकी जो पाश्चात्य शिक्षा शैली थी उनको त्याग करना था, और वहाँ पे अपने शिक्षा को ग्रहण करने के लिए ये असहयोग आंदोलन चलाया गया था, ठीक है ना। तो उस समय महज 20 दिन ही परीक्षा बची थी पटना कॉलेज की, उसके बाद छोड़ दिया था जयप्रकाश नारायण ने। आगे बात करते हैं डिटेल की, तो बिहार के सारण जनपद में जन्मे जयप्रकाश नारायण ने असहयोग आंदोलन के दौरान पटना कॉलेज छोड़ा था, जबकि उसकी परीक्षा महज कितने दिन बाकी थी? तो 20 ही दिन बाकी थी। पहली बात, जयप्रकाश नारायण का जन्म किस जनपद में हुआ था? तो ये आपको याद रखना है कि बिहार के सारण जनपद में इनका जन्म हुआ था, यानी सारण जिले में इनका जन्म हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए, कह रहा है गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया, फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आ गई और एक प्रदेश सरकार के लोगों को फिर से शराब पीने के लिए प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो कि शराब पीते थे। उन प्रदेश का नाम बताना है, यानी कि यह किस प्रदेश में शराब पीने के प्रेरित करने के लिए जो है फ्रेंड्स कुछ ऐसे विशिष्ट व्यक्ति थे जिनकी सूची जारी की गई थी कि ये लोग शराब पीने के लिए फिर से प्रेरित करें, और वो खुद भी शराब पीते थे। पहली बात, वो कौन सा प्रदेश था? तो वो अपना बिहार था। क्या था? अपना बिहार। विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और बिहार की बात करें तो वर्तमान में बिहार में शराब तो बंद है, ठीक है ना, लेकिन उस समय प्रेरित किया गया था। और कौन कौन थे उसको देख लेते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार राज्य सरकार ने महान लोगों के नाम बताए थे जो शराब पीते थे, जैसे मूसा थे, सिकंदर, नेपोलियन, शेक्सपियर और ग्लैडस्टोन। इन लोगों के एक बाकायदे एक लिस्ट जारी किया गया था और इनको एक दिया गया था कि जिम्मा दिया गया था कि आप लोग बिहार में शराब पीने के लिए प्रेरित करेंगे, और खुद ये शराब पीते थे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने। प्रश्न कह रहा है कि किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी? तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अभी बताया कि अंग्रेजों को असहयोग करना था, अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना था, उनके संस्थानों का विरोध करना था, उनके संस्थानों को त्यागना था, उनकी पाश्चात्य शिक्षा शैली को त्यागना था, उनके द्वारा बनाए गए चीज़ों का त्याग करना था, जबकि स्वदेशी को अपनाना था। तो ये किस आंदोलन के दौरान किया गया था? तो वो किया गया था
जो है फ्रेंड्स असहयोग आंदोलन के दौरान, यानी विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि 1920 में चलाया गया था। ये भी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। चलिए डिटेल की बात करें तो याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन के दौरान पटना के में गंगा के किनारे स्थित बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी, जिसका उद्घाटन खुद महात्मा गांधी ने किया था। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई किया था, तो वो फ्रेंड्स किया था स्वामी विद्यानंद ने। किसने किया था? स्वामी विद्यानंद ने, यानी फ्रेंड्स विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था। तो मैंने अभी बताया कि नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का जो शिलान्यास किया था फ्रेंड्स, वो किया था महात्मा गांधी ने। किसने किया था? महात्मा गांधी ने, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला है। एक बार फिर मैं कहना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट मैं आपके सामने लेकर फ्री ऑफ कास्ट उपस्थित रहूंगा। आगे बढ़ते हैं, डिटेल की बात करते हैं। तो बिहार की राजधानी पटना में गंगा के किनारे स्थित बिहार विद्यापीठ की स्थापना महात्मा गांधी के प्रयासों से हुई थी और इन्होंने ही इसका शिलान्यास किया था, जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इस संस्थान का पहला प्राचार्य बनाया गया था। तो ये भी चीज़ें याद रखनी है कि बिहार विद्यापीठ के पहले प्राचार्य किसको बनाया गया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। अगला प्रश्न आपके सामने है फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने, याद रखिएगा, 1632 में, किस सन में फ्रेंड्स? 1632 में अपना ईस्ट इंडिया कारखाना खोला था, यानी ईस्ट इंडिया कारखाना खोला था, डच ईस्ट इंडिया कारखाना 1632 ईस्वी में, यानी विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लगे यहाँ से रिलेटेड देख लेते हैं कि वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित किया था। तो अभी मैं बताया फ्रेंड्स कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने, यानी विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि बक्सर युद्ध के समय पटना में अंग्रेजी कंपनी का प्रभारी कौन था। तो बक्सर युद्ध के दौरान पटना में अंग्रेजी कंपनी का जो प्रभारी था फ्रेंड्स, वो कौन था? तो वो था एलिस। कौन था? एलिस था, यानी विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बात करूं तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के किस क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, बिहार का जो सारण है ना, सारण जनपद, यहीं पर फतेह शाही विद्रोह हुआ था, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, डिटेल की बात करते हैं। तो याद रखिएगा, फतेह शाही का विद्रोह ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बिहार के सारण जिला में छापामार युद्ध था, ठीक है ना। फतेह बहादुर शाही जो थे, इन्होंने अपने अनुयायियों के साथ जंगल में भाग गए थे और वह अंग्रेजों के खिलाफ छापामार युद्ध लड़ते थे। तो प्रश्न ये भी पूछ देगा कि छापामार युद्ध की लड़ाई कौन लड़ा था। तो थे फतेह शाही विद्रोह के जो नेतृत्व करता थे फतेह बहादुर शाही। ये भी आपको याद रखना है, जो कि सारण जिले में इसकी शुरुआत हुई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कह रहा है कि प्लासी युद्ध के पश्चात किसको बिहार प्रांत का उप दीवान नियुक्त किया गया था। तो प्लासी युद्ध के पश्चात उप दीवान नियुक्त किया गया था राजा सिताब राय को। किसको? राजा सिताब राय को बिहार प्रांत का उप दीवान नियुक्त किया गया था, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं डिटेल की बात करूं तो याद रखिएगा, प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो जून 1757 के बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित किया गया था। ये भी याद रखना है कि प्लासी के युद्ध के बाद अगर प्रश्न पूछ ले कि बंगाल का नवाब किसे घोषित किया गया था, तो मीर जाफर को घोषित किया गया था, जबकि राजा सिताब राय को बिहार का उप दीवान नियुक्त किया गया था और मोहम्मद रजा खां को बंगाल का उप दीवान नियुक्त किया गया था। तो बंगाल का उप दीवान नियुक्त किया गया था किसको? मोहम्मद राजा खां को, जबकि बिहार का उप दीवान नियुक्त किया गया था, आपको पता है, राजा सिताब राय को। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था। तो बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का मुख्य कारण था भू राजस्व का निर्णय करना। क्या था फ्रेंड्स? भू राजस्व का निर्णय करना, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने फ्रेंड्स कह रहा है भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए। पहली बात कि हस्तशिल्प के बारे में पूछ रहा है, तो हस्तशिल्प का मतलब होता है कि वस्तु हाथ से बनाई जाती होगी, जिसको सुजनी कहा जाता होगा। तो अगर मैं इसके ऑप्शन की बात करूं तो विकल्प नंबर जो है सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में जो सुजनी था वह एक प्रकार की कढ़ाई थी, कढ़ाई
कढ़ाई नहीं, जो जिसमें खाना बनता है वो नहीं, बल्कि कढ़ाई, कढ़ाई बुनाई कढ़ाई, ठीक है ना। तो डिटेल की अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा, बिहार में परंपरागत रूप से जो महिलाएं थी अपने नवजात शिशुओं को लपेटने के लिए एक साधारण कपड़ों के छोटे पैच पर कढ़ाई किया करती थी, और कढ़ाई करके जब कपड़े तैयार करती थी तो उसी कपड़े को सुजनी के नाम से जाना जाता था। तो ये भी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि सन 1872 ईस्वी में बिहार हेराल्ड आरंभ किया था। पहली बात, बिहार हेराल्ड जो था ये अंग्रेजी समाचार पत्र था, यानी अंग्रेजी का अखबार पत्र था। बिहार के अंग्रेजी का प्रथम अखबार पत्र था बिहार हेराल्ड। कब शुरुआत किया गया था? 1872 में किया गया था। किसने शुरू किया था? तो बाबू गुरु प्रसाद सेन ने। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है फ्रेंड्स, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। डिटेल की बात करते हैं तो बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड, जिसका आरंभ 1872 में हुआ था, और किसने किया था? तो बाबू गुरु प्रसाद सेन ने किया था। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि बिहार का गांधी के रूप में कौन जाने जाते थे। मैंने पहले ही बता दिया है आपको पहले ही क्वेश्चन में कि बिहार के गांधी के रूप में जाने जाते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन जाने जाते थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करते हैं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मैं बात करूं फ्रेंड्स तो याद रखिएगा, ये पहले प्राचार्य भी बने थे। पहले प्राचार्य भी बने थे, जो बिहार विद्यापीठ खोला गया था तो उसके पहले प्राचार्य भी बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने थे, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये भी कौन है फ्रेंड्स? तो ये भी हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा कि महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डिटेल की बात कर लेते हैं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई अन्य पुस्तकों की बात करें तो एक तो अभी मैंने बात किया कि महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस, जबकि दूसरी पुस्तक थी बापू के कदमों में बाबू, जबकि तीसरी पुस्तक थी इंडिया डिवाइडेड इनकी, जबकि चौथी पुस्तक थी सत्याग्रह एट चंपारण। ये चारों पुस्तकें आपको याद रखनी है, कहीं से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न आपके सामने फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कह रहा है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह का किस स्थान से संबंधित थे। तो ये तो कोई किसी को प्रॉब्लम ही नहीं होना चाहिए, और बहुत ही ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जगदीशपुर से। यानी विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, जब कुंवर सिंह की मृत्यु हो जाती है फ्रेंड्स, याद रखिएगा 26 अप्रैल 1858 को जब कुंवर सिंह की मृत्यु होती है, तो इसके बाद 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन करता है? तो वो करते हैं अमर सिंह। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि किस महीने में पीर अली ने, घटना नहीं बल्कि पटना होगा, किस महीने में पीर अली ने पटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू किया था। तो याद रखिएगा ये किया था फ्रेंड्स जुलाई 1857 को। यानी विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। यानी पीर अली कौन था? पहली बात तो ये एक पुस्तक विक्रेता थे फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये एक पुस्तक विक्रेता थे जिन्होंने जो अंग्रेजी शिक्षा थी, अंग्रेजियों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, और बाद में इनको क्या किया गया था? गिरफ्तार कर लिया गया और इनको फांसी पर चढ़ा दिया गया था। तो वह कौन सा महीना था? तो ये जुलाई का महीना था और 1857 का सन था। डिटेल की बात करें तो 3 जुलाई 1857 को पटना सिटी में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष आरंभ हुआ, और इसका नेतृत्व एक पुस्तक विक्रेता पीर अली के द्वारा किया गया था। बाद में पटना के कमिश्नर जो टेलर थे, इनके आदेश पर इनको गिरफ्तार कर लिया गया और इनको फांसी की सजा दे दी गई। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि बिहार में 21 अप्रैल 1858 को ब्रिगेडियर डगलस के अधीन ब्रिटिश सैन्य दल के विरुद्ध किसने बहादुरी के साथ युद्ध किया था? तो ये किया था फ्रेंड्स कुंवर सिंह ने किया था। यानी विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो याद रखिएगा ब्रिगेडियर डगलस ने 17 अप्रैल 1858 को आजमगढ़ के समीप कुंवर सिंह पर आक्रमण किया। डगलस के सभी प्रयत्नों को विफल करते हुए कुंवर सिंह ने नागरा और फिर सिकंदरपुर पहुंच गए। कुंवर सिंह की बैसडीह, जो कि गाजीपुर एवं छपरा के बीच पड़ता है, नामक स्थान पर डगलस के सैनिकों से 21 अप्रैल 1858 को लड़ते हुए फिर 22 अप्रैल 1858 तक वे जगदीशपुर पहुंच गए थे, ठीक है ना। जबकि 23 अप्रैल 1858 को उन्होंने अंतिम लड़ाई लड़ी थी। तो प्रश्न पूछा जाता था कि कुंवर सिंह ने अपनी अंतिम लड़ाई कब लड़ी थी? तो 23 अप्रैल 1858 को लड़ी थी, ठीक है ना। और उन्होंने अंतिम लड़ाई लड़ी थी, साथ ही साथ 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हो गई थी, और इनके मृत्यु के बाद अमर सिंह ने 1857 की क्रांति जो हुई थी उसका नेतृत्व किया था। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि 1857 की क्रांति के दौरान पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था? तो 1857 की क्रांति के दौरान पटना
का डिवीजन कमिश्नर जो था ना फ्रेंड्स, वो था विलियम टेलर। कौन था? विलियम टेलर। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। लगे यहाँ तक। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए थे। तो मैंने बताया फ्रेंड्स कि जो कुंवर सिंह थे ना, ये 22 अप्रैल को वापस लड़ते हुए कहाँ आ गए थे? जगदीशपुर आ गए थे। और 23 अप्रैल को उन्होंने अपनी अंतिम लड़ाई लड़ी थी, ठीक है ना। जबकि 26 अप्रैल को इनका निधन हो गया था 1858 को। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो कब प्रविष्ट हुए थे? तो प्रविष्ट का मतलब कब वापस आ गए थे? तो वो आ गए थे 22 अप्रैल को, ठीक है ना। अच्छा, डिटेल की बात करें तो याद रखिएगा, युद्ध में ब्रिटिश सेना को पराजित कर कुंवर सिंह 22 अप्रैल 1858 को पुनः जगदीशपुर में प्रविष्ट हुए। उन्होंने 23 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर के पास ही अपनी अंतिम लड़ाई लड़ी और 26 अप्रैल 1858 को 80 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया, यानी ये शहीद हो गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। ये तो एकदम ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, कुंवर सिंह ने किया था। अगला प्रश्न है कि डिटेल की बात करते हैं, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। अच्छा, अगर मैं कुंवर सिंह के जन्म की बात करूं तो 1777 ईस्वी में बिहार के भोजपुर जिले के जगदीशपुर नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। अगर जिला पूछेगा तो भोजपुर, अगर स्थान पूछेगा, गांव पूछेगा तो जगदीशपुर गांव। किस सन में हुआ था? तो 1777 में। अच्छा, मृत्यु कब हुई थी? तो याद रखिएगा 26 अप्रैल 1858 को मृत्यु हुई थी। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे। तो कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में ये शामिल हुए थे आरा से। अगर शामिल होने की बात कहे तब तो शामिल हुए थे आरा से, लेकिन नेतृत्व कहाँ से किया था? तो नेतृत्व किया था जगदीशपुर से। ये भी आपको याद रखना है। जगदीशपुर के राजा कहे जाते थे कुंवर सिंह। अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की थी। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है कि वहाँ के जो जमींदार थे और वहाँ के जो राजा महाराजा थे, कहाँ के? दरभंगा, डुमराव और हटवा के, इन लोगों ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था। और अंग्रेजों का साथ इन्होंने पैसे से नहीं बल्कि अपने आदमियों को भेजकर भी सहयोग किया था। जबकि दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और के साथ ही जमींदारों ने केवल आदमियों से मदद की थी, पैसे से नहीं। तो बिल्कुल गलत है, दोनों से इन्होंने मदद किया था। तीसरा ऑप्शन है कि 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने पैसे से मदद की थी, आदमियों से नहीं। ये भी गलत है, दोनों से किया था। 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं ने उनके साथियों ने अंग्रेजों का विरोध किया था। तो ये तो बिल्कुल गलत है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, डिटेल की बात करते हैं। देखिए, ये भी प्रश्न पूछा गया बीपीएससी के प्री एग्जाम में। कह रहा 1857 के विद्रोह के समय दरभंगा, डुमराव तथा हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमियों तथा पैसों के साथ भी अंग्रेजों की मदद किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने। प्रश्न कह रहा है कि जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। तो फ्रेंड्स, जब भी जगदीशपुर का नाम आता है तो आपके जहन में एक नाम तुरंत क्लिक कर जाएगा, वो थे कुंवर सिंह। यानी विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो 1857 के विद्रोह में बिहार के जगदीशपुर से क्रांति का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। जबकि 26 अप्रैल 1858 को इनकी 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, ये था कुल 50 प्रश्न, जो कि काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला थी, जो पीवाईक्यू था। मैंने बताया कि पीवाईक्यू आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उसके डिटेल से आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं। तो आपने अच्छी तरह से समझा होगा। अगर फ्रेंड्स वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट और आपके सत्येंद्र सर की मेहनत पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसे ही मजेदार कंटेंट के साथ, अगले क्वेश्चन के साथ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।